हेलो स्टूडेंट, दिस इज द वीडियो रिलेटिंग टू अवर चैप्टर नंबर 15 क्लास 11। चैप्टर नेम है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सब्जेक्ट है हमारा अकाउंटेंसी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। व्हाट इज द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया था कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमारा वो स्टेटमेंट है जिसमें क्या होता है, बिजनेसमैन अपने बैंक बैंक की पासबुक और अपनी जो कैश बुक बनाता है उसकी कैश बुक का बैंक कॉलम की को टैली करता है टाइम टू टाइम। उस टैली करने में जो उसको डिफरेंसेस नज़र आते हैं उन डिफरेंसेस को, रीजंस को फाइंड आउट करता है और उन सारी चीज़ों को प्रॉपर करके उसमें मेंशन कर देता है कि जो चीज़ें मान लो बैंक ने की है और उसने नहीं की है तो वो उसमें रिकॉर्ड कर देगा, या इसने की है बैंक ने नहीं की है तो उनको प्रॉपरली मेंटेन कर लेगा। तो उसके बेसिस पर वो टैली करता रहता है टाइम टू टाइम। उससे इसको पता रहता है कि उसकी अपडेटेड कैश बुक बनी रहती है विद बैंक कॉलम कि उसकी अपडेटेड कैश बुक क्या है। तो उसके बेसिस पे वो क्या करता है, उसको टाइम टू टाइम उसमें मेंशन करता रहता है। तो अब उसके बेसिस पे उसको एक प्रॉपर स्टेटमेंट तैयार हो जाता है। अब बैंक क्या करती है, बैंक हर दो महीने पर, महीने भर पर उसको एक स्टेटमेंट निकाल कर देती है कि आपके ब्याह पर हमने ये सारी ट्रांजेक्शन्स की थी। तो ठीक है, अब वो उन सारी ट्रांजेक्शन्स को अपने कैश बुक की ट्रांजेक्शन से मैच करता है। कैश बुक विद बैंक कॉलम बना रहा है तो उस कैश बुक विद बैंक कॉलम की ट्रांजेक्शन से उसको मैच करता है। अगर उसको कुछ भी डिफरेंसेस नज़र आते हैं तो उनको रेक्टिफाई कर लेता है। तो इसलिए हम उसको बैंक की रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पर क्या, उसके हमने कुछ फीचर्स बताए थे, कुछ क्या नाम है पॉइंट्स बताए थे। यहाँ पर क्या है, मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड हमारे कुछ मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर ऑफ फर्म और फर्म हैविंग अ बैंक अकाउंट। कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वो व्यक्ति तैयार करता है जो किसी फर्म का ऑनर है और उस पर्टिकुलर बैंक का कस्टमर है। ठीक है, तो सिंपल सा कहने का मीन्स क्या है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हर बिजनेसमैन के थ्रू किया जाता है और उस बिजनेसमैन का बैंक में क्या होता है, अकाउंट होता है। और वो बैंक के लिए क्या होता है, एक कस्टमर की तरह ट्रीट किया जाता है उसको। बैंक उसको क्या करती है, एक कस्टमर की तरह ट्रीट करती है। तो उसके लिए उसको वो एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है टाइम टू टाइम जब भी उसको रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, आगे कह रहा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मे बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कभी भी प्रिपेयर किया जाता है। जैसा भी मैंने बताया था कि बिजनेसमैन चाह रहा है कि अपनी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देखना चाह रहा है तो वो महीने भर पर, 15 दिन पर, 2 महीने पर कभी भी वो अपने उसको स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर सकता है, ले सकता है बैंक से, और उस बैंक के स्टेटमेंट के ब्याह पर अपने स्टेटमेंट को टैली कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट है हमारा द बैलेंस एज पर कैश बुक मे बी आइदर डेबिट और क्रेडिट। जो हमारा कैश बुक का बैलेंस है वो या तो डेबिट हो सकता है या फिर क्रेडिट हो सकता है। एंड सिमिलरली द बैलेंस एज पर पासबुक मे आल्सो बी आइदर डेबिट और क्रेडिट। जो हमारा बैलेंस एज पर पासबुक है वो भी या तो डेबिट हो सकता है या फिर क्रेडिट हो सकता है। ठीक है, आगे कह रहा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैन बी स्टार्टेड स्टार्टेड फ्रॉम एनी ऑफ द बैलेंसेस मेंशंस बिलो। अब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को किसी भी इन चारों केसेस में से किसी भी केस से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब ये इस तरह के हमारे 4 बैलेंसेस दे रखे होंगे तो उन 4 बैलेंस में से कोई भी बैलेंस को लेकर के हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हमारा पहला पॉइंट है डेबिट बैलेंस और फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस हमारा कैश बुक का वो मेंशन किया हुआ है। दूसरा पॉइंट है हमारा क्रेडिट बैलेंस, अनफेवरेबल और ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ये हमारा क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है या अनफेवरेबल बैलेंस शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कैश बुक का काम है डेबिट बैलेंस शो करता है, इट मीन्स हमारे पास में कैश अवेलेबल है। क्रेडिट बैलेंस शो करता है, इट मीन्स हमारा बैंक का हम पर ओवर ड्यूज है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है हमारा डेबिट बैलेंस, अनफेवरेबल और ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। यहाँ पर सिंपल सा वही सेम इस कंडीशन में बनकर आ जाता है कि बैंक का हम पर ओवर ड्यूज है। ठीक है, एंड क्रेडिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। अगर बैंक क्रेडिट बैलेंस शो कर रही है और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो उस कंडीशन में हमारा फेवरेबल बैलेंस है, बैंक के पास हमारा पैसा अवेलेबल है। हम पर बैंक का ड्यू नहीं है, हमारा पैसा बैंक में अवेलेबल है।
ठीक है, तो ये हमारे ओवरऑल पॉइंट बनते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड। क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस एज पर कैश बुक। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा हमारा कैश बुक, और ये ब्रैकेट में हमारा डेबिट बैलेंस। ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, कितना 8000। ये हमारे पास में कैश बुक बैलेंस अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इसमें चेक सेंड टू द इनटू बैंक बट नॉट क्लियर। जो हमने चेक बैंक को सेंड किया था लेकिन उस टाइम तक वो क्लियर नहीं हुआ था, तो हमने पहले क्या किया होगा, अपने यहाँ पे जब हमने चेक सेंड किया होता है एडजस्ट कर लिया होगा, हम क्या करें अपने यहाँ से उसको माइनस कर दें। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, चेक सेंड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर। बैंक में सेंड किया लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने यहाँ से भी उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, कितने का, 2000 का चेक हमने सेंड किया था बैंक को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक काट के दिया था लेकिन वो बैंक में पेमेंट के लिए कलेक्ट नहीं दिया गया। चेक इशूड प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक हमने काट के दिया लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया पेमेंट के लिए, तो कितने का हमने चेक काट के दिया था, ₹1200 का, वो भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बैंक चार्जेस। चार्जेस हमारे कितने के हैं, बैंक ने हमसे हमारे अकाउंट से बैंक चार्जेस काट लिए होंगे, हमारे यहाँ अकाउंट बैंक अकाउंट से पैसा माइनस हो गया लेकिन हमने अपने यहाँ से माइनस नहीं किया, तो अब क्या करें, हम उसको अपने यहाँ से भी माइनस कर दें। ठीक है, कितने, ₹100 बैंक ने हमारे अकाउंट से काटे हैं। तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा फिफ्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक। बैंक ने हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट पर, मतलब बैंक का हम पर ओवर ड्यूज था और उसने हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, वो भी हमारे बैंक अकाउंट से काट लिया होगा लेकिन हमें नहीं पता है। जब हमें स्टेटमेंट मिला तब हमें पता चला कि बैंक ने हमारे ओवरड्राफ्ट पर पैसा चार्ज कर लिया। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक, कितना अमाउंट चार्ज किया है, ₹200 का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट शोन इन द कैश बुक। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बैंक ने हमारे बिहाफ पर कलेक्ट करके क्या किया, हमारे अकाउंट में तो जमा कर दिया लेकिन हमने उसको अपनी कैश बुक में नहीं लिखा, तो हम क्या करें, अब इसको अपनी कैश बुक में मेंशन कर दें। पॉइंट क्या बनना है हमारा, by the bank but not in the cash
ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम अपने यहाँ भी प्लस कर लेंगे। वहाँ तो उसने बैंक में प्लस कर दिया होगा, हम अपने यहाँ भी इसको क्या करें, प्लस कर लें। तो ये आ जाएगा हमारा, टोटल कर लेते हैं। इधर का टोटल आया हमारा 21333 2300। ठीक है, इधर का हमारा टोटल होगा 10 8 9700। इधर का टोटल हो गया हमारा 9700। ये तो हमारे इसके टोटल आ गए। अब हम इसका दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंसेस निकाल लेंगे। 9700 माइनस 2300 तो कितना आ जाएगा, 7400। ये जो 7400 आया, ये क्या आ गया हमारा, ये निकल कर आएगा 7400 क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। कितना आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, 7400। अब ये 7000 क्रेडिट एज पर पासबुक आया, कहने का मीन्स क्या है कि अगर हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होगा तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। अगर यहाँ पर हमारा बैलेंस एज पर पासबुक दिया हो तो यहाँ पर बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा। तो ये हमारा इस तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इस तरह से हम पॉइंट को मेंशन करते रहते हैं। एक हमारा प्लस का कॉलम होता है, एक हमारा माइनस का कॉलम होता है। जो हमारे अब उसमें अकॉर्डिंग टू पॉइंट जो प्लस वहाँ पर प्लस हो जाते हैं, हमारे यहाँ से प्लस नहीं हुए तो हमने अपने यहाँ प्लस कर लिया, अगर वहाँ से माइनस हो गया हमारे यहाँ से माइनस नहीं हुई तो हमने अपने यहाँ से माइनस कर दिया। तो कहने का मीन्स क्या है कि जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है वो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हमारा प्रिपेयर किया जाता है। अब उसी के बेसिस पर जब हम बैंक से हमें जब भी हमें पता करना होता है कि हमारा बैंक पर क्या, बैंक के साथ हमारा जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही है एवरीडे, अब उन सारी ट्रांजेक्शन्स का प्रॉपर रिकॉर्ड हमारे पास या बैंक के पास, दोनों लोगों के पास है या नहीं है। अगर हमारे पास है तो बैंक ने मेंशन किया है वो सारी चीज़ों को नहीं किया है, या हम बैंक ने मेंशन किया है वो हमारे यहाँ रिकॉर्डेड है या नहीं है। इन सारी चीज़ों को हम सारे प्रॉपरली रिकॉर्ड बनाने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जिससे क्या होता है, बिजनेसमैन को टाइम टू टाइम अपडेटेड एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि किस कस्टमर ने कितना चेक हमारे जमा कर दिए, या किसने हमें कितना चेक दिया, या हमारा जो चेक दिए थे काटे थे कस्टमर्स ने, हमने वो कलेक्शन के लिए भेजे, वो कलेक्ट होकर के आ गए हैं अकाउंट में या नहीं आ गए। तो ये ओवरऑल चीज़ें हमारी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के बेसिस पर तैयार की। कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो हमारा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है वो ओवरऑल हमें एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। ये हमारे बीच और बैंक के बीच होने वाली सारी ट्रांजेक्शन्स को हमें प्रॉपरली वे में जाकर के मेंशन करता है, बताता है, क्लियरिफाई करता है कि हाँ आपकी बैंक के साथ ये जो ट्रांजेक्शन्स, इस तरह की ट्रांजेक्शन्स हो रखी हैं, ये आपकी कैश बुक में प्रॉपरली मेंशन है या नहीं है। इसी तरह से वो बैंक को भी हमने जाकर के वो करा कि देखा कि हमारी चीज़ों में डिफरेंसेस आ रहे हैं। हमारा कुछ बैलेंस कुछ और शो कर रहा है, हमारी बैंक का पासबुक का बैलेंस जो है वो कुछ और शो कर रहा है। अब उसमें क्या चीज़ें ऐसी हुई हैं इनके बेसिस पे हमारा जो हमने कैश बुक विद बैंक कॉलम प्रिपेयर किया है उसमें आंसर हमारा कुछ आ रहा है, या जो भी हमारा अमाउंट कुछ और शो कर रहा है, लेकिन जो बैंक बता रही है, बैंक के पास में हमारा जो बैलेंस है, या हमने अपनी पासबुक अपडेट कराई, पासबुक में जो हमारा बैंक बैलेंस शो कर रहा है वो कुछ और शो कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन सारे डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उन सारे डिफरेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए इस तरह के प्रोसेस में हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो जब हम इस तरह के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे पास में, मैंने अभी बताई थी यहाँ पर कि ये 4 कंडीशंस बनती हैं। इन चारों कंडीशंस में हम कोई भी हमारे पास में बैलेंस मिल सकता है, चाहे वो हमारा डेबिट बैलेंस और फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक हो सकता है, या क्रेडिट बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस और ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक हो सकता है, या फिर हमारा डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक हो सकता है, या फिर हमारा क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक हो सकता है। तो इनमें से 4 में से कोई भी हमारे पास में बैलेंस अवेलेबल हो सकता है, और इन्हीं चारों बैलेंसेस के बिहाफ पर हमें यहाँ पे मेंशन करके उसको पूरा स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना होता है। अगर हमारा डेबिट बैलेंस पड़ा है तो डेबिट बैलेंस के हिसाब से मेंशन करेंगे, क्रेडिट बैलेंस पड़ा है तो क्रेडिट के हिसाब से लिखेंगे, जो प्लस है तो प्लस से चला जाएगा, माइनस है तो माइनस में चला जाएगा। अब उसके लिए हमें कुछ ट्रांजेक्शन पॉइंट्स मेंशन किए होते हैं, उन ट्रांजेक्शन पॉइंट के बिहाफ पर
हम अपने स्टेटमेंट का पूरा प्रिपरेशन कर लेते हैं। और ये हमारे हर बिजनेसमैन के लिए कंपलसरी होता है कि वो अपना बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करें, क्योंकि उससे उसको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो ये हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का पूरा प्रोसीजर है।